नमस्कार। मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सरस्वती का प्राकट्य हिंदी के सुधीजन पाठकों के लिए अमृत समान है। प्रतिष्ठित जो पत्रिका 40 वर्षों से बंद थी, उसका प्राकट्य हो रहा है। ये एक बहुत ही शुभ समाचार है भारत के लिए और हिंदी की जो पढ़ने वाले हैं, सुधीजन हैं, पाठक हैं और जो लिखने वाले हैं, उन सब के लिए। आज के कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर, जो अतिथि जुड़े हैं उनसे मैं उनका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर देवेंद्र शुक्ल, प्रधान संपादक सरस्वती, पूर्व प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष सूचना एवं भाषा प्रौद्योगिकी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। प्रणाम सर, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर एवं अध्यक्ष मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, केंद्रीय हिंदी संस्थान दिल्ली से भी आपका गहरा नाता रहा है। आपने अपनी सेवा दी है। आपका लगभग 34 वर्षों से विदेशी भाषा के रूप में हिंदी साहित्य के एवं विद्या भारती संस्कृति के अध्यापन का भी अनुभव आपको रहा है। आप विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर सोफिया विश्वविद्यालय, बुल्गारिया, पीकिंग विश्वविद्यालय, बीजिंग चीन में भाषा विज्ञान, भारत विद्या, इंडोलॉजी, भारतीय संस्कृति, पत्रकारिता, अनेक वर्षों तक अध्यापन का भी अनुभव आपको है। भाषा ज्ञान हिंदी, अंग्रेजी, बुल्गारिया, आपको हिंदी, अंग्रेजी, बुल्गारिया, जर्मनी, चीनी, स्पेनिश, पाली, रूसी, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि विदेशी भाषाओं का ज्ञान होने का भी गौरव प्राप्त है। आपने कई विदेश यात्राएं की है। हंगरी, हॉलैंड, रोम, ऑस्ट्रिया, वियना, चीन, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, मॉस्को, रूस, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आपने विदेश यात्रा की है। आपकी शैक्षिक यात्रा विश्व संस्कृत सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि, कर्ण इंस्टीट्यूट, लॉयडन विश्वविद्यालय 1984 में व्याख्यान भी आपने दिया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 भारतीय प्रतिनिधि, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। क्षेत्रीय विश्व हिंदी 2014 सम्मेलन यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में आपने भाग लिया है। 2003 में व्याख्यान त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू, नेपाल में भी आपने सहभागिता रही है आपकी। आपने वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया है। सर आपसे मैं समझना चाहूंगी। जी, आवाज आ रही है? जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नई जिम्मेदारी है, नया पद है और बहुत कुछ करना है अभी, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ नवचेतना के मन से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, कैसा लग रहा है सर आपको सरस्वती के प्रधान संपादक की जिम्मेदारी मिली है? क्या कहेंगे? पहली बात की जिम्मेदारी का अर्थ तो सेवा है, तो हिंदी की सेवा के रूप में, क्योंकि हिंदी का पहला जो स्वरूप है सब कुछ जोड़ने का है। और स्वाधीन भारत से पहले जो ब्रिटिश भारत में हमारी भारतीयता थी, उसके बाद स्वाधीन भारत में से हम गुजर करके हिंदी के युग में आए, तो हमने यही महसूस किया कि विखंडन के युग में हिंदी सब कुछ जोड़े, यही एहसास हो रहा है। और सरस्वती के हिंदी का जो संदेश है, सरस्वती के हाथ में क्या है, अगर आप देखें, देवी सरस्वती तो नदी है, ऋग्वेद की नदी सरस्वती थी, तो हमारे यहाँ नदी को भी देवता माना गया। भारतीय जो ऋषियों ने
नदियों को जी जीवंत सर। माना। तो जी अगर तो ऋग्वेद की नदी सरस्वती से उसका नाम जुड़ा, और नदी भी लुप्त हो गई थी, लेकिन प्रयागराज से फिर प्रकट हो गई है। संगम जी इलाहाबाद के शहर में सरस्वती का पुनः प्राकट्य है। यही महसूस कर रहा हूँ कि यह हिंदी की सरस्वती है। वह ऋग्वेद की थी या हिंदी की है? जी। जी। सरस्वती के पुनः प्रकाशन की जो प्रक्रिया रही उसके विषय में बताइए सर। सरस्वती का जो पुनः प्रकाशन रहा, वह इसकी कहानी शुरू होती है जब मैं 2009 में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में हिंदी का अध्यापन कर रहा था। तो उस समय मैंने देखा कि चीन में जो हिंदी के किताबें हैं उनका बड़ा महत्व है, और चीन में किताबों का बड़ा महत्व है। जो भारत में किताब नहीं है वह चीन में है। जी बिल्कुल। भारत में नहीं है। बहुत खोजा मैंने, मुझे चीन और जापान में दिखाई पड़ा। और द्विवेदी को एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया था नागरिक पुजारी सभा ने, उस पर मुझे अक्षर दिखाई पड़े माधवी वर्मा, और वह चीन में सुरक्षित है। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि द्विवेदी जी का जो उदय था वह ब्रिटिश भारत में था। आज द्विवेदी जी की फिर जरूरत है। इतनी स्वेच्छाचारिता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। चैलेंज यह है कि पुराने जमाने में किताबें थी, पत्रिकाएं थी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तुरंत कुछ कहना है। जी। आपके चेहरे का साथ दे रहे कि नहीं, आपकी भाव बिल्कुल। टीवी पर हमें मान लीजिए आपने पूछा कि जी जी, तो हमारे पास हिंदी को इतने रूप में तैयार होना चाहिए कि क्यों का जवाब हम दे सकें। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पहला फर्क यह है कि वह दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में कम्युनिकेट करें। तो संप्रेषण बड़ी समस्या है। हिंदी का जो जी सर, जो नया स्वरूप है, जो पूरे प्रकाशन की कहानी है, वह चीन में प्रेरणा मिली और हमारे छात्रों ने प्रेरित किया चीन के कि सरस्वती पुनः आनी चाहिए। और उसी समय हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक संगोष्ठी की थी चीन में, पेकिंग विश्वविद्यालय में। उसमें टैगोर के बायोग्राफर उमादास गुप्ता जी आई थी, और अवनीनाथ ठाकुर के परिवार के लोग आए थे। उनसे मैंने चर्चा की, और साथ ही साथ प्रोफेसर थान थे वहां पर। थान हुए थे 80 साल के थान थे, प्रोफेसर थान, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी विभाग को स्थापित किया था। और उनके पिताजी, थान के पिताजी रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ। और उनके थान 80 साल के थे, तो उनके पिताजी को सोच, वो रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्मरण किया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास मुझे ले गए, और टैगोर ने उनका नाम अशोक रखा। प्रोफेसर थान का नाम टैगोर ने अशोक रखा। और शांति निकेतन में उन्होंने पहली बार हिंदी को स्थापित किया टैगोर ने, और चीनी विभाग। तो चीन और भारत, ये दोनों का सामंजस्य और सरस्वती का मध्यस्थता, ये मुझे प्रेरित किया। चीन ने प्रेरित किया कि सरस्वती आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। क्या बात है, बहुत संयोग की बात है ये। और चीन और सरस्वती की पहली पत्रिका चीन में थी। भारत में मैंने खोजा, उसमें फोटोकॉपी की 3 फोटोकॉपी पड़ी हुई है, अदृश्य है जी। अब मुझे चाहिए था कि सरस्वती का पहला पन्ना, पहला संपादकीय, जो मैं अगर सरस्वती को प्रकट करूं तो सरस्वती तो प्रकट हो गई, अभी नहीं प्रकट, लुप्त है। लेकिन अगर बिल्कुल हिंदी की सरस्वती प्रकट हो रही है तो मुझे पहला पन्ना चाहिए। वो पहला पन्ना के खोजने के लिए मुझे जापान और चीन जाना पड़ा, बनारस में नहीं था। अच्छा। तो इस सरस्वती में उसका पहला पन्ना मैंने दिया है, सरस्वती क्यों। बहुत सो इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है ये। और इसके नाम की जो आपने फिर से नाम जो बंद पड़ी थी, और इसका जो सरस्वती नाम है, तो इसके पीछे भी एक रोचक घटना है कुछ।
कई घटना, एक्चुअली सरस्वती रोमांचक घटनाओं का क्रम है जी। सरस्वती एक ऐसी पत्रिका अभी निकल रही है जिसकी जी जी सरस्वती वास्तव में अंतः सलिला नदी है, और जी। जो लोग सरस्वती और गंगा को पानी समझते हैं वे शायद सरस्वती के महत्व को नहीं समझ सकते। बिल्कुल। गंगा और सरस्वती जल नहीं है, गंगा सरस्वती जीवंत धारा है जीवन की। जी एक तो पहला सिद्धांत है वैदिक ऋषियों का कि आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते। क्यों, आप बताएं। एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते? क्या बता सकते हैं क्यों? नहीं सर। कारण है कि नदी जी सर। नदी छोटे छोटे कणों से बनी हुई है, और गंगा जी गोमुख से निकली भगीरथ के प्रयास से। भगीरथ ने जी ब्रह्मा के कमंडल से कहानी है, और उन्हें दिया और बिल्कुल। नीचे आई, लेकिन वह प्रतिक्षण नहीं है। प्रत्येक क्षण सरस्वती में जल या गंगा नदी में जल नया होगा, तो आप 2 बार नहीं नहा सकते हमेशा। अच्छा, यही वजह है। और जीवन भी सौंदर्य है। अभी आपने जब शुरू किया 4 बजे, तो 4 बजे खत्म हो गया। अभी कितना टाइम हो रहा है? 18 हो रहा है। तो 18 मिनट आपने ले लिया और काल चला गया, तो काल प्रवाहमान है, उसी के समान जी नदी प्रवाहमान है, सरस्वती प्रवाहमान है, और हिंदी की धारा प्रवाहमान है। तो अगर बहुत खूब आप जो इसमें ले रहे हैं कि जीवन से जुड़े, और हमारी समस्या हम जीवन में नहीं है, हमारे सामने पास्ट टेंस है। हम या तो भविष्य में जी रहे हैं या भूतकाल में, हम वर्तमान में नहीं है। यही त्रासदी है भारत की त्रासदी यही है। सरस्वती का संदेश यही है कि आप वर्तमान संभालिए। अतीत आपका नहीं है, वेद नहीं है। आप कहेंगे हमारा भारत था नहीं है में जाइए। यह सरस्वती का संदेश। बहुत खूब, बहुत सुंदर। यही है कि आप उसको जीवंतता प्रदान करेंगे। जो आपने ये बीड़ा उठाई है सर, कि सरस्वती का जो संदेश है यही जाएगा। बहुत ही अति सुंदर मैं कहूंगी कि इसकी जो भावना है, इसकी जो सोच है, जो आपने बताया है, वो रोचक घटना सर, जो इसके नाम के साथ कुछ समस्या आई थी। सरस्वती नाम ही फिर से दोबारा उसको लाने में जो आरएनआई विभाग में जी कहानी, तो जैसे सरस्वती लुप्त है, तो ऐसे ही यह कथा भी लुप्त है, गोपनीय भी है। कारण है कि उन्होंने समस्याएं आई कि नाम तो वहां मिट गया था वहां से, तो मैंने अधिकारी से कोशिश किया, तो उन्होंने कहा कि हम ये चूंकि ये हिंदी की अस्मिता है, हम नाम में दे देंगे, लेकिन मैं भी हिंदी सीखना चाहता हूँ। तो मतलब कितनी अच्छी बात उन्होंने डिमांड रख दी, इतनी उन्होंने मतलब ये मांग रखा कि हिंदी को इतना वो प्यार करते हैं, समझना चाहते हैं कि सीखेंगे फिर देंगे। भारतीय थे, उनकी हिंदी अच्छी थी जी और मुझे लगता है जो हिंदी के नहीं है वे हिंदी जानने नहीं, हिंदी अपने को इसलिए नहीं जानती है क्योंकि वह हिंदी भाषा तो जानता ही हूँ। जब हम समझें कि हम जानते ही हैं तो हम नहीं जानते। तो बिल्कुल सही। तो जानने की पहली शर्त है यह जान लेना कि हम क्या नहीं जानते। बहुत सही। ज्ञान तभी मिलेगा जब हम यह अपने अज्ञान को समझेंगे तो ज्ञान मिलेगा। तो हिंदी की अतिरिक्त जो भाषाएं हैं वे इस अज्ञान को, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, वे जीवंत हैं। हमारी पास्ट टेंस को देख रही है। जैसे मेरे को जाना है, मैंने जाना है, ये प्रयोग में हो रहा है। आप आओ बैठो, यह भाषा की दृष्टि से अमानक प्रयोग है, हिंदी में चल रहा है। तो हमको एक व्याकरण नया
क्योंकि व्याकरण भाषा के पीछे चलेगा। हम भाषा को अशुद्ध नहीं कर सकते। जी। जिस तरह से पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण को जीवंत भाषा का व्याकरण दिया, वैसे ही सरस्वती का यह उद्देश्य होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जीवंत हिंदी बोल रहे हैं उसका हम व्याकरण कैसे, और वही व्याकरण विदेशी सीख भी रहे हैं। अब जैसे मानिए कि मोबाइल की अंग्रेजी या हिंदी है, जैसे मानिए जी तो मोबाइल की हिंदी है मान लीजिए, तो मैंने मैसेज दिया कि अब अंग्रेजी में तो हम कहते हैं कि योर करने बजाय हम आर लगा देते हैं, यू आर, तो यू का अंग्रेजी का यू लिख दिया, आर का अंग्रेजी का आर लिख दिया, यू आर मैंने वाई ओ यू आर ई हो गया। ये अंग्रेजी हिंदी में भी इस तरह से एब्रीविएशन है जी। यह जो करेंट प्रयोग है इसको सरस्वती कैसे मानक रूप देगी, ये चैलेंज है। तो हम एक करने जा रहे हैं भाषा का अद्यतन प्रयोग। तो भाषा का प्रयोग हम कहाँ मानक भाषा से छूट रहे हैं। मैंने जाना है प्रयोग, जी सर। मेरे को जाना है, मेरे को काम करना है। अभी आपके मुंह से निकल गया था कभी, तो मैंने कहा कि तो मुझे जाना है, कहना चाहिए था। तो जो हिंदी का जो एक स्वरूप बन रहा है, इसका भी जी जी, बहुत सही कह रहे हैं कि लोगों को ये एक चैलेंज है, एक जो आप लेके आ रहे हैं, तो इसमें हिंदी की जो ये सारी त्रुटियां हैं। जी, हम त्रुटि, भाषा विज्ञान इसको त्रुटि नहीं करता। भाषा में कभी कोई गलती होती नहीं है, भाषा कभी गलती नहीं होती, क्योंकि वह आपकी चेतना से भाषा दी गई है, आपकी है नहीं, ईश्वरीय देन है। ईश्वर कभी गलत नहीं है, प्रयोग कभी गलत नहीं है। अगर संप्रेषण है तो गलत, अगर हमारी बात आप समझ, लेकिन हम सिखाएंगे कैसे, ये एक प्रश्न। हम विदेशियों को क्या गलत, मैंने जाना है सिखाएं, या मेरे को जाना है सिखाएं, या मुझे जाना है सिखाएं। तो हम विदेशी, हमारी क्लास में 25 चीनी विद्यार्थी मानिए पढ़ रहे हैं, तो चीनी का विद्यार्थी मानक, जैसे मैंने चीनी भाषा पढ़ने की कोशिश की चीन में, तो जब चीन मैंने किताब ली, तो अगर कोई चीनी मुझसे गलत चीनी बोले तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो एक मानक चीनी, इस तरह से मानक हिंदी होनी चाहिए सिखाने के लिए। और बाजार में अगर आप जाएंगे चीनी विद्यार्थी विदेशी को, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि श्रीमन क्या होता है, आलू का मूल्य कितना है, ये नहीं पूछेंगे आप पूछेंगे आलू कैसे है। तो यह हिंदी है। तो विदेशी को आलू कैसे है ये पूछेगा, आलू का मूल्य कितना है, लंबी हिंदी हो जाएगी। तो ये करेंट हिंदी है, अद्यतन हिंदी है, संप्रेषणीय हिंदी है, इस पर सरस्वती का ध्यान। जी, बहुत सही। मतलब आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत सौभाग्य है मेरा आपसे बात हो रही है कि भाषा कभी, मैं सोचती थी कि त्रुटियां होती है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल इस तरह से समझाया है कि भाषा में त्रुटियां नहीं होती हैं। तो इसको जो बहुत अलग तरह की बात आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है सर आपसे। मनुष्य ने अपने को नहीं बनाया, ईश्वरकृत है। तो अगर हम ये मानते हैं कि हमने अपने को बनाया है, तो आप पश्चिमी आईने से देख रहे हैं। पश्चिमी आईने से हम अपने को क्यों देखें, ये पश्चिम का आईना है। हमने लड़ाई नहीं की, नेचर ने, पश्चिम ने प्रकृति से लड़ाई की है। हमारी लड़ाई प्रकृति के साथ चल रहा है। सह ना वक्त सहनो भुनक्तु, यह है। तो यह प्रकृति से इन्वायरमेंटल जो साम्य है वेदों में था। आज हम ओजोन स्फीयर में जा रहे हैं, गलत हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। यह तो भारत ने पहले सोचा था, पश्चिम के समय सारी समस्या हमारे सामने नहीं है। जी। तो उसी रूप में भाषा को भी देखेंगे। भाषा बहता नीर, भाषा बहती हुई नहीं है। जी, एक सवाल ये भी है सर, सरस्वती ही क्यों? सरस्वती ही क्यों नाम में? जी नहीं, कोई व्हाट इज देयर इन नेम में पूछा था शेक्सपियर ने कि नाम में क्या रखा है। इसका उत्तर है कि
भारत और पश्चिम की दृष्टि अलग है। व्हाट इज देयर इन नेम, शेक्सपियर पूछ रहे हैं, लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि राम के से अधिक राम का नाम इंपॉर्टेंट है। तो रूप से नाम की महिमा अधिक है, इसलिए रूप अलग है। राम ने शायद रावण को तारा था, लेकिन राम के नाम ने को आज कलयुग में नहीं है, राम नहीं है, तो राम का नाम है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय दर्शन नाम बहुत नाम, राम से नाम का महत्व ज्यादा है, नाम का। शेफाली, जी, लेकिन शेफाली नाम का महत्व दूरदर्शन में अधिक होगा। आपके नाम से, आपके रूप से शेफाली नाम इंपॉर्टेंट है। कारण क्योंकि यही भाषा है। रूप तो चला जाएगा, लेकिन भाषा रूप नहीं रहेगा। भगवान लाखों में एक मनोहर, किंतु करे विश्वास कौन, ये रूप स्वयं भी नश्वर, तो लेकिन भाषा रहेगी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। आपका भी नाम बिल्कुल देवेंद्र है, तो साक्षात इंद्र का आप में वो इतने ज्ञान है आपके पास, इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं आप, और इतने देशों में आपने भ्रमण किया है, तो ये सब कुछ भी वही है, देवतुल्य ईश्वरीय आशीर्वाद होता है, हर किसी को नहीं मिल पाता है सर, कि आपको इतना ईश्वर ने दिया है। और देवेंद्र जो नाम है सर आपका, मैं क्षमा चाहती हूँ, देवेंद्र जो नाम है सर आपका, तो देव में जो इंद्र है, तो आप आधिपत्य रखते हैं, इतनी भाषाओं का आपको जो ज्ञान है, वही मैं देख रही हूँ, बहुत अतुलनीय है, अनमोल है। एक्चुअली पाणिनि भाषा के सबसे पहले व्याकरणकर्ता इंद्र थे। इंद्र ने ही भाषा को बनाया। सबसे पहले व्याकरण हमारे यहाँ आज इंद्र है। पाणिनि ने कहा कि इंद्र पहले व्याकरण है, तो पहले नाम देना ही पहला व्याकरण था। जब हमने संज्ञाएं देखी, पहाड़ देखे, यह देखे, जब आदमी ने पहले उसको नाम दिया, तो उसने चैतन्य दिया। हम दृश्य देख, जैसे आज पूछने आपकी शिरीष का फूल आपने देखा है, तो आज हमारे पास नाम है, फूल की पहचान नहीं है। किसी पूछे कि शेफाली फूल आपने देखा है, तो अगर उसको नहीं पता होगा तो नाम है, रूप नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहला मनुष्य का पहला काम था भाषा, संज्ञा देना। यहीं से व्याकरण की शुरुआत है, वो इंद्र का काम था पहला काम। आपने भी वही कहा, वही निर्वहन किया है उस चीज का। आपको भाषा का सरस्वती की जिम्मेदारी मिली है, और भाषा का भी आप बहुत ज्यादा इतने ज्ञानी है, तो ये संयोग, शुभ संयोग है। और आपके पास सरस्वती माँ की जिम्मेदारी आई है, सरस्वती का प्राकट्य हो रहा है। हम सरस्वती की बात कर रहे हैं सर, पत्रिका की। इसमें एक मन में सवाल ये भी आ रहा है कि इसका जो प्राकट्य है, तो इसमें सर एक लंबे अंतराल के बाद इसका प्राकट्य हो रहा है, तो इसकी जो स्वाधीनता, मतलब इसकी बात है कि स्वाधीनता के बाद सरस्वती प्रासंगिकता की स्वाधीनता के बाद ही सामने आई थी, स्वाधीनता के पहले ये आई थी, तो इसकी क्या वजह थी, और इसके जो प्राकट्य हैं इसके विषय पे बताइए सर। हाँ, एक्चुअली सरस्वती को का प्रकाशन बंद हुए 4 दशक बीत गए। 40 साल में पानी बहुत बह गया, गंगा में पानी बहुत बह गया। इन 4 साल में भाषा का रूप बदल गया। तो 4 साल में, 4 दशकों में, जो 1947 में, आप समझ लीजिए 1900 में प्रकट हुआ। सरस्वती का पहला जो प्राकट्य है, वह एक हिंदी भाषी, बंगला भाषी चिंतामणि घोष जी थे, जिन्होंने हिंदी के महत्व को समझा, और उनसे कहा था आचार्य रामानंद चट्टोपाध्याय, भारतीय पत्रकारिता के पितामह जी, और उनसे कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वो टैगोर के मित्र थे और इलाहाबाद में रहते थे जी। उन्होंने कहा अगर हम प्रवासी पत्रिका बंगला में निकाल रहे हैं, विशाल भारत निकाल रहे हैं, और मॉडर्न रिव्यू अंग्रेजी निकाल रहे हैं, तो हिंदी में क्यों नहीं। तो चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा बनारस में कहा, उसमें श्याम सुंदर दास जी थे। उनसे कहा कि हिंदी में एक पत्रिका निकालना चाहते हैं और नाम होगा सरस्वती। शायद सरस्वती नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ रामानंद चट्टोपाध्याय से होते हुए
यह स्पष्ट नहीं है इतिहास में, लेकिन मुझे लगता है कि टैगोर ने रामानुज चट्टोपाध्याय से विचार विमर्श किया, चिंतामणि घोष दोनों में मीटिंग हुई। इसका नाम सरस्वती इसलिए दिया क्योंकि संगम में इलाहाबाद में है, सरस्वती लुप्त है, उस लुप्त सरस्वती को जीवंतता प्रदान करने के हिंदी सरस्वती आएगी, ये भाव था। तो पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास सरस्वती जी। उसके साथ 4 संपादक और जुड़े, रामानंद, ये किशोरीलाल गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा, 2 शतक नाम सुना होगा, उसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी जी और श्याम सुंदर दास, 4 संपादक और जुड़े इसमें। तो सरस्वती का एक पंचायती एक मंडल, संपादक मंडल तैयार हुआ। तो और उसमें पहला जो संपादकीय था, जी सर, लिखा कि सरस्वती प्रकट हुई है उसी तरीके से जिस तरह से भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, नाटक प्रकट हुआ, उसी से सरस्वती प्रकट हुई। उसके बाद 2 साल बीतने के बाद 1903 में उन्होंने कहा कि मैं व्यस्तता के कारण अब नहीं संपादक कार्यभार किसी दूसरे को दी। 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी आए और उन्होंने पहली अंक में ही खड़ी बोली कविता में हिंदी में कविता छापी। खड़ी बोली की पहली कविता सरस्वती में पहले अंक में दी है। तो इस तरह से एक लंबे अंतराल के बाद जो सरस्वती आई है, इसमें रचनाशीलता में हिंदी में बहुत सारा अंतर आया है। हिंदी ने कई शिखर स्पर्श किए, कई विधाएं आई, आत्मकथा, साक्षात्कार, रिपोर्टाज। तो इन सारी विधाओं के साथ साथ हिंदी की चुनौतियां आज 2 आर्टिकल 351 संविधान ने कहा कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और हिंदी का वह स्वरूप बनेगा जो समस्त भारतीय भाषाओं में हिंदी एक कंपोजिट कल्चर का काम करेगी। सामासिक संस्कृति की भाषा हिंदी होगी, समस्त भाषाओं से शब्द लेगी, मुख्यतः संस्कृत से गौणतः समस्त भारतीय भाषाओं से। तो कंपोजिटर की भाषा जो हिंदी होगी वह हिंदी की चुनौती वर्तमान सरस्वती को है। अर्थात सरस्वती को वह भाषा का संपादिका बनना पड़ेगा जिसमें संदर्भ बदल गए हैं। उसमें भाषा दूसरी थी, आज भाषा एक तो प्रयोजन मूलक हिंदी, जैसे दूरदर्शन की हिंदी है, विज्ञान की हिंदी है, विज्ञान की हिंदी, ज्ञान विज्ञान की हिंदी, साहित्य की हिंदी। कामायनी का आंसू पढ़ करके कोई फाइल आंसू पढ़ करके आप फाइल में नोटिस कैसे करेंगे? उसके लिए प्रयोजन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर हिंदी आ रही है। आज 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। चीन में आज 15 विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ाई जा रही है। जब मैं था तो 9 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही थी। जब मैं चीन में था तो पेकिंग विश्वविद्यालय था। मेरे देखते देखते शंघाई में हिंदी खुली। 9 विश्वविद्यालय बेजिंग में ही है, 6 विश्वविद्यालय इसी तरह से जापान में हिंदी है। हिंदी की पहली पढ़ाई चीन और जापान। आपने इतने विदेशों में जो आपने मतलब आपने दौरा किया है, भ्रमण किया है, हंगरी, हॉलैंड, रोम, ऑस्ट्रिया, वियना, चीन, बुल्गारिया, यहाँ सब सर आपने जहाँ जहाँ क्या अनुभव किया, देखा कि हिंदी के और बहुत सम्मान और प्यार दिया जाता है? हाँ, एक्चुअली हिंदी को आगे बढ़ाया विद्वानों ने नहीं, हिंदी को विद्वानों ने नहीं आगे बढ़ाया, मजदूरों ने, रिक्शावानों ने, व्यापारियों ने,
दुकानदारों ने और बाजार ने, हिंदी का विकास बाजार ने किया। तो चीन बहुत बड़ा बाजार है, उसमें हिंदी का, क्योंकि उन्होंने देखा कि चीन के बाद हिंदी ही बोली जा रही है। हिंदी आज तीसरी भाषा है विश्व में, दूसरी भाषा यूएनओ की भाषा बनने जा रही है। तो आज हिंदी का प्रयोग पूरे विश्व में है। इससे बेखबर है हमारी हिंदी भाषी जनता और भारत के लोग। भारत में हिंदी का उतना, उन्होंने तो कहा कि 15 वर्ष बाद हिंदी आएगी। अगर सुनील कुमार चटर्जी ने एक वोट हिंदी को न दिया होता तो हिंदी आज भाषा भी नहीं बनती। जब पार्लियामेंट में बहस हुई तो एक हिंदी भाषी ने हिंदी को वोट दिया, तब हिंदी राजभाषा बनी। जी। तो हिंदी का महत्व सभी भाषाओं के बीच प्यार है, और विदेशों के बीच भी हिंदी है। अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, हमारे विद्यार्थी आते हैं जर्मन से, चीन से, जापान से, 0 से शुरू करते हैं और 3 महीने में फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं। धारा प्रवाह। वाह, क्या बात है। कारण इसका, क्योंकि हम 0 से सिखा सकते हैं। किसी संगीतकार को अगर संगीत सीखना है तो अगर उसको नहीं आता है तो जल्दी सीखेगा। जी जी। अगर सरगम गले में है, मैंने 6 महीना संगीत का अभ्यास किया, सारे गामा तो यहाँ पर है, स कहाँ से निकलेगा? स कहने से स नहीं निकलेगा। गले में पहचान, आपके गले में सरगम है, सप्त सुर आपके गले, उसकी पहचान अगर नहीं होती तो संगीत नहीं सीख सकते। इस तरह से हिंदी तब सीखेंगे जब हिंदी सीखने का प्यार हो, और बिल्कुल आप हिंदी न जाने तो ज्यादा बेहतर है। तो 0 से हम प्यार पैदा कर सकते हैं। लेकिन किसी को ज्ञान लो दुर्विदग्ध है, मान लीजिए ज्ञान से आधा जल गया है, वो हिंदी कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि उसका अहंकार बाधक है हिंदी सीखने। बहुत सही, अहंकार आरे आता है जी। अहंकार, मैं तो हिंदी भाषी हूँ, मेरे को जाना है, बोलूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप विदेशियों को हिंदी सिखाते हो जी, तो हमको देखना पड़ता है कि विदेशी तो भ्रमित हो जाएगा। मैं चीनी भाषा सीख रहा था, जापानी मैंने सीखा, रूसी सीखा, तो मैंने बुल्गारियन में था, तो मैंने कहा मुझे कर्ड चाहिए। मैं 1986 में बुल्गारिया में गया, 93 में, 86 में गया था हॉलैंड में, तो मैंने कहा दही मुझे कर्ड, आई वांट कर्ड। तो कहा कि सर या तो आप बुल्गारियन बोलिए या हिंदी में बोलिए, मैं अनुवाद करा लूंगा, कृपया। क्या बात है। और एक घटना है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड साफ है, बर्न विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जमीन में बैठ करके खाना खा रहे थे सड़क पर, इतना साफ सड़क है। तो मुझे भूख लगी थी, मैं व्रत में था, नवरात्र का दिन था, मैंने कहा कि आलू का चिप्स ले ले। पूछा कि आई वांट चिप्स, पोटैटो चिप्स। तो उसने, स्विस लड़की ने जवाब दिया कि क्या आलू के चिप्स चाहिए? तो उनका आप हिंदी कैसे जानती हैं? कहा कि हिंदी प्यारी भाषा है, टीवी से देखा, फिल्मों से। अरे वाह, क्या बात है। विदेशी देखा। तो हमने, मुझे यह प्रेरणा मिली, मैंने अपने विश्वविद्यालय में हिंदी फिल्मों से एक पाठमाला तैयार की। जैसे मान मुझे पढ़ाना हुआ, कर्मवाच पढ़ाना होगा, मुझे यह काम मुझसे किया गया, तो मैंने पढ़ाया व्याकरण से, तो विद्यार्थी देर में सीखे। तो हमने सिनेमा का गाना चला, मुझसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, प्यार उसे निभाया न गया, ये गाना चला दिया। तो विद्यार्थी सीधे कर्मवाच्य भाववाच्य। तो जो सिनेमा का गाना जो व्याकरण सिखा रहा है, ये विदेशों में प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात, कि हमारी श्रीमद् भगवद गीता और रामायण, ये पोलैंड में प्रोफेसर ब्रिस्की साहब हैं, जो भारत में राजदूत थे और मेरे परिचित थे। उन्होंने गीता के और रामायण से अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं, हिंदी कक्षा। अर्थात कहते हैं आप उच्चारण करो जी। और हमारे लोग हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है प्यार, लव द लैंड।
आप प्यार करो भाषा से। बिल्कुल। तो ये घटना हर भारत को गुरु मानता है और जी। हर तीसरा आदमी भारत में चीन को दुश्मन मानता है। क्यों? कारण उसका क्योंकि चीन की जनता भारत के विरुद्ध नहीं है। वहाँ की मीडिया ने पोल्यूट नहीं किया है। वो तो दो देशों के बीच में राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक अस्मिता भाषा, पानी और हवा के लिए पासपोर्ट नहीं। हिमालय से जो नदी तुरंत तिब्बत की ओर जाएगी वो चीन की ओर जाएगी, हमारे पास आ गई तो वही ब्रह्मपुत्र बन गई, वो गंगा बन गई। चीन में दूसरी नदी तो भाषा बहता नहीं, वहाँ भी पासपोर्ट। तो हिंदी इसलिए सीख रहे हैं लगातार। हमारे हर विद्यार्थी 25 चीन विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 25 हर साल। और अभी चीन का एक विद्यार्थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मेरा जी। और विदेशों में जर्मनी में बोन में हमारे विद्यार्थी हैं, हंगरी में है प्रोफेसर मारिया निजेशी, इसमें हिंदी के हेड हैं, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी, आपने इतना अच्छा सवाल किया। सर सवाल तो अभी एक बहुत खूबसूरत है, कुछ जानने की ये बात है कि भारतीय भाषाओं में सर भारतीय भाषाओं में जो हिंदी है, हिंदी का जो योगदान है भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? हाँ, एक्चुअली सरस्वती का जो संकल्प है वह यह है कि एक तो भारतीय संविधान ये कहता है कि आप सभी भाषाओं से शब्द लीजिए। तो हमारी संस्कृति के 4 अध्याय हैं भारतीय संस्कृति के। पहला अध्याय निषाद भाषाएं, ऑस्ट्रोलाइट्स, अंडमान निकोबार की भाषा। तो जितनी भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आई हैं, द्रविड़ियन और भारत यूरोपीय भाषाएं, गुजराती, मराठी, जितनी भारतीय 22 भाषाएं जो है, जितनी भाषाएं हैं देश में, वे सब संस्कृत से निकली हुई हैं। तो हिंदी उनमें एक सेतु का काम कर सकती है। तो रामचरितमानस में दूसरी ने लिखा है, रामचरित बर ताग। राम का जो चरित्र है धागे के समान है। हिंदी समस्त भारतीय भाषाओं का, अगर समस्त भारतीय भाषाएं फूल हैं तो हिंदी उनमें धागा है। उस धागे से हम एक माला बना सकते हैं। हिंदी का ये योगदान है समस्त भारतीय भाषाओं को जोड़ने का, उनमें जो साहित्य है हिंदी में लाने का। सरस्वती का प्रयत्न होगा कि समस्त भारतीय, मराठी में क्या लिखा जा रहा है, गुजराती में क्या पंजाबी में क्या लिख रहे हैं, तो उनकी जो करेंट, जो उसका अनुवाद के रूप में हम देने जा रहे हैं। समस्त भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि लेख इसमें आएंगे सरस्वती में। साथ ही साथ विदेशी लेख आएंगे। यूरोप में क्या चिंतन हो रहा है, विज्ञान में क्या चिंतन हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स में जब बुल्गारिया में था तो हमारे विद्यार्थी 3 बुजुर्ग थे, वो विश्वविद्यालय वाइस चांसलर थे, 60 साल के थे, न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर थे, क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर थे। कहा आप हिंदी क्यों? उन्होंने कहा कि न्यूटोनियन फिजिक्स फ्लॉप है। जब मैं गया मैं जुरासिक पार्क फिल्म रिलीज हुई थी, जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी, तो स्पीलबर्ग बुल्गारिया और प्रोफेसर हॉकिंस साहब आए हुए थे वहां पर। स्टीफन हॉकिंस जी ने हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद की संस्कृत में क्वांटम फिजिक्स के गुण हैं। क्वांटम फिजिक्स का संदेश हमको ऋग्वेद से मिलता है। नासिदी सूक्त देख लीजिए, न है था न नहीं था, न है था न नहीं था, न हाँ था न ना था, उसके बीच में सत्ता। तो उन्होंने कहा ये तो क्वांटम फिजिक्स का, उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वह डिस्क्रीट है। ऊर्जा जो है, आइंस्टाइन ने भी कहा कि ऊर्जा जो है अलग अलग है और पैकेट्स में है।
यह बात हमको संस्कृत में मिलती है। हिंदी पढ़ने से हम संस्कृत के विज्ञान को हम पश्चिम को दे सकेंगे। जी, सरस्वती का मूल उद्देश्य क्या है सर? ज्ञान फिर विज्ञान, से ये प्रकट हो रही है। ज्ञान विज्ञान। केवल सरस्वती केवल साहित्य की भाषा नहीं है, साहित्य को नहीं लाएगी। विश्व में जो भी ज्ञान है, ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में जितना चिंतन है वह सरस्वती हिंदी में कोशिश करेगी। और जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के भारत में सबसे पहले पायनियर वही थे, और उनका आइंस्टाइन से संबंध था। बोस आइंस्टाइन आपने सुना होगा, आपने बोस आइंस्टाइन, बोसान आपने सुना होगा। ये सत्येंद्रनाथ बोस की सीवी रमन का नाम। तो भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनका चिंतन विदेश में जाए और विदेशी चिंतन भारत में आए। तो अब विज्ञान में एक नियम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस केमिस्ट्री में है। अगर आप अगर आप रात भर किशमिश पानी में भिगो दें तो पानी थोड़ा मीठा हो जाएगा, किशमिश थोड़ा हल्का हो जाएगा, कम मीठा होगा। तो अगर हम पूरा भारत का ज्ञान वहां जाएगा और वहां का ज्ञान यहाँ आएगा तो ज्ञान का एक तरह से वोल्टेज का प्रवाह होगा, आदान प्रदान होगा। तो एक तरह से ज्ञान विज्ञान का ऑस्मोसिस होगा। एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा दुनिया और तमाम देश को। हमारी संकीर्णता मिलेगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आएगी और हमारी चिंतन वहाँ जाएगा। तो एक बड़ी बहुत बढ़िया, तो सरस्वती बहुत सरस्वती एक मंच है और मंच पे सभी लोग जुड़ेंगे और जो भी भ्रम है या जो भी कुछ हम उनकी संस्कृति के बारे में और वो हमारी संस्कृति के बारे में नहीं समझ पाते हैं और कुछ भ्रम की स्थिति होती है या उपाहो होता है, वो सब दूर होंगे और दिलों के जो तार हैं वो भी जुड़ जाएंगे और भाषा, संस्कृति, शब्द जो ब्रह्म है और ये सरस्वती इसे पूरा करेगी और ज्ञान की देवी सरस्वती हैं जो प्राकट्य हो रही हैं। तो ये बहुत शुभ समाचार है। जैसा कि मैंने भी कहा कि अभी कोरोना काल है, ये 2020 में ये भी एक अच्छी चीजें निकल के आई है, लेकिन कि एक इतनी दर्द भरी बातों के बीच में एक अच्छी खबर आई है जो हमारी देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, सम्मानीय है सर। और सभी जो हम देशवासी हैं, भारतीयों की बात करूं तो ये एक जो सुधी पाठक जन है उसके लिए भी बहुत एक अवसर है कि लिखने वाले और पढ़ने वाले को एक जो कहेंगे क्वालिटी की चीज हो, सामग्री, पठनीय सामग्री अच्छी मिलेगी पढ़ने को और लिखने को भी मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही शुभता है। और एक और रोचक कुछ ऐसी बात है कि इसका एक आपकी स्टूडेंट ने कुछ ऐसा ख्वाब सपना आया था, वो भी एक मैं पत्रकारिता का प्रोफेसर था जी जी, क्लास में कहा कि सरस्वती पत्रिका निकलने जा रही है। यह घटना है 2017 की। तो उसने मुझे स्टोरी दिया कि मैंने रिलीज हो रही है, उसका लोकार्पण हो रहा है। बात उसकी सही निकली, वास्तव में सरस्वती लोकार्पण हुआ। उसने कहा सरस्वती का लोकार्पण इलाहाबाद में हो रहा है, वो सही हुआ। वो लड़की, उसका नाम है रिमझिम वर्मा, उसका नाम है। अच्छा। तो मेरी विद्यार्थी है और इस समय शायद अमर उजाला आगरा में कहीं है। तो उसे बात है, क्या बात है, वो स्वप्न सच हो गया है, सार्थक हो गया है। और बहुत गजब का संयोग ही कहेंगे सर कि इस तरह की बातें मतलब कभी देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही और ये भारतीय चेतना की जो ध्वज वाहिका है, इसको थोड़ा सा इस पे चलते चलते समझाएंगे संक्षेप में सर कि किस तरह से ये भारतीय चेतना की ध्वज वाहिका है सरस्वती और हिंदी।
उसका उसका पहली बात यह है कि प्रश्न उठता है कि भारत क्या है और भारतीयता क्या है और चेतना क्या है, उस चेतना का झंडा क्या है। कई चीजें हैं इसमें। तो रामचरितमानस का एक चौपाई याद आ रही है। लक्ष्मण का वर्णन है कि लक्ष्मण की परिभाषा तुलसीदास ने दिया कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान रहो भुजताका। भगवान की कीर्ति की विमल पताका जो है, झंडा तो था लेकिन डंडा नहीं था। जी जी। लक्ष्मण राम के ध्वज के दंड थे, तब झंडा फहरा। तो भारतीय चेतना का जो दंड है वो सरस्वती है। वो झंडा क्या है? वह है इंडियननेस। इंडियननेस क्या है कि भारतीयता की पहचान। हम क्यों कहें कि हम भारत है, वो चीन है, वो अमेरिका है। देश क्यों हम कहें, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, लेकिन पहले मैं हूं तब न संसार है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो संसार रहे न रहे। तो पहले मैं होना चाहिए। हम किसकी आंखों से देखेंगे? तो भारत की आंखों से देख रहे हैं। भारत देख रहा है विश्व को। नंबर 1, भारत अपनी बातें कह रहा है, इसलिए भारत की बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब हम भारतीयता की पहचान छोड़ देते हैं और भारत के व्यक्ति अमेरिका चले जाते हैं तो पैसा बहुत पाते हैं। और आज का युवक मल्टीनेशनल चैनल्स में के चकाचौंध में वह अपना 24 घंटे मल्टीनेशनल को दे रहा है। अर्थात शोषण भारतीय युवक का हो रहा है। हम एमबीए करते हैं। अरविंद खुराना अगर जीन्स पर रिसर्च करते हैं और भारत में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो अमेरिका चले जाते हैं। वहां नोबेल प्राइज मिला लेकिन वो अमेरिका के हुए। तो भारतीय चेतना विदेश जा रही है और विदेश में भारत का शोषण हो रहा है। जितने डॉक्टर्स हैं विदेश, बहुत सारे आप युवक जो है सपना देखता है कि हम इंग्लैंड चले जाएं। अर्थात भारतीय अस्मिता इंग्लैंड जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है कि जो लोग विदेशों में रहन सहन का दर्जा पा गए अमेरिका में, तो वो उनके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो विदेशी कहते हैं कि ये वो है। तो अमेरिका में रहने वाले जो बच्चे हैं भारत के, उनके साथ ये कहा जा रहा है कि ये वो है। ये वो है, वह कौन है? वह भारत है। इसलिए भारतीय अस्मिता की बात हुई। तो भारत अपने जो टैलेंट है वो भारत में ही रहे। दूसरी बात कि जब नस्ल, भाषा और अपने उससे आदमी जुड़ा रहेगा तब हम जान पाएंगे हम भारत ने क्या दिया। तो अब तो अभी भारत के पास अतीत है, वर्तमान नहीं है। सरस्वती चाहती है कि भारत का वर्तमान भी भारत को मिल जाए। भारत के जी। और दूसरी बात कि जब आदमी कहीं कमजोर पड़ता है तो माँ की याद आती है। बिल्कुल। तो जब अमेरिका में वो कहे भाई आप कौन है, भाई आप तो इंडियन हो, तो हो जाओ, ग्रीन कार्ड होल्डर हो जाओ। माइकल मधुसूदन दत्त जीवन भर अंग्रेजी में कविता करते रहे, इंग्लैंड गए, लेकिन उनको अंग्रेजी साहित्य में स्थान नहीं मिला। बंगला भाषी थे, वे भारत आए और उन्होंने मेघनाथेर बध नामक कविता लिखी। इंग्लैंड में जीवन भर अंग्रेजी के राइटर होने का स्वप्न देख करके भारत में आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं कहा तो भारतीयता इसलिए। दूसरी बात कि भारत और पश्चिम में दो ही अंतर है। पश्चिम का आदमी हुआ था में जीता है, ऐसा हुआ। भारत का आदमी जीता है, ऐसा हो रहा है। भारत ने इतिहास नहीं लिखा, इसलिए देयर इज नो हिस्ट्री। हिस्ट्री का दबाव पश्चिम का है। पश्चिम का आदमी जीवन और मृत्यु के आतंक में है।
अभी है मर जाएगा। तो अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म आ गया। भारत में मृत्यु का डर नहीं है, भारत सनातन है, वे ऑफ लाइफ है, ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहेगा। तो भारत का आदमी रूप को, सौंदर्य को किसी के प्रति समर्पित होने में अच्छा मानता है, भोग में नहीं, त्याग में। तेल बिल्कुल त्याग पूर्वक भोग करें, यह जी यह भारतीय, इसलिए भारतीय चेतना की ध्वज पाई। जी सर, बहुत अच्छी बात कही सर। भारतीय चेतना की ये जो बात आपने कही, ध्वजवाहिका बनेगी और सरस्वती इसका जो ध्वजवाहिका का कार्यभार संभालेगी और जिम्मेदारी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत बातें हैं। और सर अब चलते चलते क्या कहेंगे कि किस तरह से इसका, और जो कब से इसका अंक आएगा, कब कैसे इसका प्रकाशन होगा सरस्वती का, और फिर किन किन को मौका मिलेगा कि किस तरह से आप अपनी जो इसमें छपने वाली सामग्री है उसको लेंगे और शामिल करेंगे, क्या कुछ कार्य प्रणाली रहेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सरस्वती का संपादन करते करते मैंने महसूस किया कि सरस्वती फॉसिल्स नहीं है। फॉसिल का अर्थ है पुरातत्व वाले जब पत्थर को देखते हैं तो पत्थर में उनको कभी कभी पेड़ के पत्ते भी या किसी की हड्डी भी बन जाती है। तो सरस्वती फॉसिल्स नहीं बनना चाहती, जीवाश्म नहीं बनना चाहती। सरस्वती चाहती है कि करेंट जो भारत की स्थिति है, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, जी हेलो, जी 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 सर, आवाज आ रही है? तो सरस्वती ये चाह रही है कि जो आज जो समाज में जो भाषा जीवंत है, जो सोच रहे हैं हिंदी के बारे में, तो अभी हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों फोन आ रहे हैं हमारे पास। फेसबुक पर आपने यह आपने कार्यक्रम किया, यह एक प्रमाण है कि एक आम आदमी हिंदी के बारे में जानना चाहता है। सरस्वती में उसको एक संभावना दिखाई पड़ रही है, एक आम आदमी है। बिल्कुल, सरस्वती केवल विद्वानों के लिए नहीं है, सरस्वती उनके लिए है जो हिंदी को प्यार करें। हिंदी के प्यार करने वाले, चाहे वो हिंदी का हो, मराठी का हो, मलयालम का हो, विज्ञान का हो, कृषि का हो, डॉक्टर का हो, तो सबके बीच में सरस्वती जाए। मैं ऐसा जी, बहुत खूब सर। जी बोले। सरस्वती हिंदी वाला भी पढ़े, कवानी में कवानी और आंसू पढ़ने वाला भी पढ़े, साथ ही साथ जो मजदूर है उसको पास भी सरस्वती दिखाई पड़े। तो सरस्वती एक जीवन का हिस्सा बनना भारतीय। बिल्कुल, बहुत खूब, जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए। और ऐसा ही मेरी भी शुभकामनाएं हैं सरस्वती को, और आपके जो आपकी जिम्मेदारी है वो बखूबी आप उसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहें। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आपने सरस्वती और आपसे सरस्वती के विषय में और आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छी बातचीत रही सर। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी जो चीजें छपकर निकल रही है, आ रही है, उसका हमें इंतजार रहेगा, उस पर फिर चर्चा करेंगे सर। तो आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद। और चलते चलते मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जी बिल्कुल, कि आज का जो युवा वर्ग है वो सरस्वती को इसलिए देख रहा है कि युवा वर्ग स्ट्रेस में है। युवा वर्ग के चेहरे पर जो मुस्कान है उसका स्ट्रेस है, उसके पास भविष्य नहीं है। बिल्कुल। तो आज की युवा वर्ग के प्रति एक जीवन का संदेश सरस्वती ले जाना चाहिए। बहुत कुछ जीवन का एक संदेश है। युवा वर्ग के, जो हमारा देश का भविष्य है युवा, उसके चेहरे पे मुस्कान आएगी और एक संभावना बनती है, शुभ संकेत होते हैं, पॉजिटिविटी जिसे हम कहते हैं, सकारात्मकता। वो किसी भी पेशे में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जी बिल्कुल, लेकिन
अगर वह एक क्षण लंच के समय में सरस्वती मैगजीन हाथ में लेकर के 2 लाइन पढ़ करके अगर उसको जीने की एक कशिश मिलती है तो सार्थक है। सार्थक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि उसके किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है सरस्वती को पढ़ के, तो ये सरस्वती के प्राकट्य का बहुत बड़ा योगदान होगा और सार्थक हो जाएगा। तो हम इंतजार करेंगे सर इसके अंक हाथ में आए और हम सब पढ़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती प्राकट्य हो रही हैं, शारदीय नवरात्र है, माता रानी की भी कृपा है और साक्षात सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं। तो जो विदुषी हैं और जो स्तुतिगण हैं उन सब के लिए भी अच्छी खबर, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के समय देने के लिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार सर। प्रणाम। स्तुति की आवाज को पहुंचाया, प्रणाम। नमस्कार। धन्यवाद, सादर आभार सर। प्रणाम।